नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री आवास में राज्य स्तरीय स्पेस मीट का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा, पर्यावरण और अनुसंधान को लेकर कई अहम सम्मेलन हो चुके हैं। इसरो की भागीदारी नवाचार को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में मंथन होगा, जिससे निकलने वाला अमृत देश और उत्तराखंड दोनों के काम आएगा। देखिए, पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेगुलेशन भी इसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं और निश्चित है कि जो सम्मेलन होगा उसमें मंथन चलेगा। मंथन से, चिंतन से अमृत निकलेगा और अमृत हमारे साथ साथ पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए काम आएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था, इसलिए एहतियातन यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता। आगे की यात्रा मौसम की स्थिति देखकर शुरू की जाएगी। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी और मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है, ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में मानसून की बौछार अभी से ही कहर बरपाने लगी है। उत्तरकाशी में जहां बादल फटा तो वहीं अन्य जगहों पर नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य भर की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी की गई। उत्तराखंड में मानसून के दाखिल होने के बाद से ही लगातार कई जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें कई जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास, कालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहां काम कर रहे थे। वहां पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहां सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहां पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सम्मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहां लगे हुए हैं। ये बताना चाहता हूं कि कालीघाट स्थान है उत्तरकाशी में, बड़कोट के पास में, वहां पे एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बगल में उसके कुछ मजदूरों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। रात में ज्यादा बरसात हुई, बरसात के कारण जो है जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर था रहने का, उसके ऊपर काफी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आने के कारण उसमें लोग दब गए। तत्काल हमारी राहत टीमें, पुलिस और एसडीआरएफ वहां मौके पर पहुंची
अभी भी वहां मौके पर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके द्वारा 20 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु की भी सूचना है। बाकी 7 लोग लापता हैं, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। और बाकी आज इस सब चीजों की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा कंट्रोल रूम में आए थे। उनके द्वारा सभी जनपदों से बात की गई है डिटेल में। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। और यह भी कहा गया है कि रास्ते में कहीं सीएम धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन के लिए बीजेपी कार्यालय में चहल पहल का माहौल चल रहा है। इस बीच नामांकन में प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, तमाम विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुंचे। तो तस्वीरें देहरादून की, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया और बीजेपी में एक ही नामांकन ये दाखिल हुआ है, जिसके बाद अब करीब करीब तय है कि एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। 1 तारीख को नामों के ऐलान होने के बाद ही ये स्थिति और पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो देहरादून से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। एक बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जताती दिखेगी और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने अब होने वाली है। जिस तरह से आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती महेंद्र भट्ट के सामने होगी कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए किस तरह से वो रणनीतियां तैयार करेंगे और पंचायत चुनाव समेत आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को किस तरह से जीत दिलाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती अब महेंद्र भट्ट के ऊपर होगी। उत्तराखंड बीजेपी संगठन पर्व के तहत प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव की प्रक्रिया इन दिनों गतिमान है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन का दिन था और उस पद पर मात्र वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या बीजेपी में कोई दूसरा दावेदार नहीं है और महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित करना पार्टी का मंतव्य तो नहीं, जिस पर लोकसभा सांसद अनिल बनूरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके संगठन में लोकतंत्र है और हर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। पार्टी संगठन के संविधान के अनुरूप ही महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उस पर पार्टी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हमारे चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नीचे जो स्थानीय इकाई है वहां से शुरू होता है और उसमें आपस में बातचीत करके हम लोग सब कुछ करते हैं और इसमें लोकतंत्र के सारे जो नियम है उनका पालन भी हम लोग करते हैं। इसलिए आप ये जो हमारी प्रक्रिया है ये बहुत ही देहरादून के मोतरवाला स्थित अमूलाज रेस्टोरेंट में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन और 17 सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संवाद और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में समाजसेवी की मिसाल पेश की गई है। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कुल 216 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अपर सचिव मुख्यमंत्री महानिदेशक सूचना और लोक संपर्क विभाग वंशीधर तिवारी ने कहा कि ये देखना अत्यंत प्रेरणादायक है कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आ रहा है। दर्शाता है कि हमारी नई पीढ़ी सामाजिक सरोकारों के प्रति कितनी सजग है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विचार एक नई सोच सामाजिक संस्था के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है।
और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो एक हम कहें कि इलाज है वो आम जन की पहुंच तक जाता है। जिनको जो जरूरत होती है वहां तक स्वयं पहुंचते हैं। जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त है जहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुंचेगा और जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। एक बहुत जैसे विचार, एक नई सोच है। मैं तो कहूँगा एक बहुत ही उत्तम सोच है। और जो एक स्लोगन है रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, उस भावना को लोग चरितार्थ कर रहे हैं और पूरी टीम को मैं अपनी बधाई देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के एक मॉकड्रिल का आयोजन किया, जिसमें दिखाया गया कि नैनीताल जिले की तहसील हल्द्वानी अंतर्गत देवखड़ी नाला में अचानक जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण अतिवृष्टि से सूखे नाले में अत्यधिक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने के तत्काल बाद जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल में आईआरएस की टीम सक्रिय हो गई। साथ ही हल्द्वानी तहसील स्तर पर भी तहसील स्तरीय आईआरएस प्रणाली को सक्रिय किया गया। तो जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनी पड़ी है। इसमें किसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से स्थिति यहां बाढ़ की उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद तुरंत टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से मॉकड्रिल का आयोजन हुआ और सभी यहां पर मॉकड्रिल से जुड़े कार्य किए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी भी दी गई। जिस तरह से लगातार प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जलस्तर भी गंगा का बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखिए, इसमें डिजास्टर को अगर डिफाइन किया जाए तो किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस से अगर क्लाइमेटोलॉजिकल लेवल पे या जियोमॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कोई भी बदलाव होता है तो वो अपने आप में एक डिजास्टर कहलाता है। इसी तरीके के डिजास्टर, किसी भी तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर की बात नहीं करूंगा, नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए जनरली जो 3 pronged स्ट्रेटेजी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एनडीएमए की, हल्द्वानी उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी यहां पर जारी किया है। तो इसी कड़ी में मुक्तेश्वर, रामनगर, काशीपुर, रानीखेत, किच्छा और इनके आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना भी है। इसके तहत हल्द्वानी क्षेत्र में गोला नदी की जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने स्थानीय गोला पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कुछ लोग नदी के अंदर तक चले गए थे और पिकनिक या नहाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए थे। तो हल्द्वानी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर मानसून सक्रिय हो चुका है और बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है कि जो भी गाद गदेरे या नहरों वाले इलाके हैं वहां से लोगों को दूर किया जा सके। लगातार आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से यहां पर कुछ लोग पिकनिक मनाते दिखाई दिए हैं, जिनको समझाया गया और साथ ही बताया गया कि प्रशासनिक चेतावनी या प्रशासन की तरफ से जो भी यहां पर सूचना दी जा रही है उसको ध्यान में रखकर ही अपना आगे का शेड्यूल तैयार करें। बारिश का अलर्ट था। अलर्ट के दृष्टिगत सभी स्थानों जो हमारे संवेदनशील है वहां का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जगह स्थिति सामान्य है। गौला में अभी 600 से 700 क्यूजिक वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। अत्यधिक जलस्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जगह अलर्ट रखते हुए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी में बिल्कुल न जाए, नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का आवागमन न करें।
लालकुआं के गोला रोड पर दिन भर लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगी। यहां फ्लाईओवर बनाने जा रहा है। फ्लाईओवर बनने से रोजाना आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। हालांकि फ्लाईओवर का पूर्व में प्रस्ताव पारित है, जिसका पैसा भी पास हो गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने बताया कि लालकुआं के गोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग से दिन भर जाम की समस्या बनी रहती है। हजारों वाहन जाम में फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार ने फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व में इसको लेकर अधिकारियों द्वारा सर्वे भी किया गया था तथा फ्लाईओवर का पैसा भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनविरोध को देखते हुए फ्लाईओवर को कैंसिल करना पड़ा। लालकुआं से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अब लोगों को जाम से राहत मिलती नजर जरूर आएगी। कैंसिल भी हो गया, नहीं बनता है करके, लेकिन इस बार फिर से लोगों ने कहा है तो पुनः हम इसमें से आगे इसको बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल पाए। बदायूं से आए श्रद्धालु पूर्णगिरि दर्शन को आए थे। दर्शन के बाद लौटते समय भैरव मंदिर की धर्मशाला में पर्स भूल गए। बनबसा पहुंचने पर उन्हें पर्स गायब होने का पता चला। पर्स में 31,300 नगद, मोबाइल और टॉर्च था। उन्होंने टनकपुर कोतवाली में सूचना दी। पुलिस ने भैरव मंदिर चौकी को इसकी जानकारी दी। उप निरीक्षक दीपक कुमार ने टीम के साथ खोजबीन शुरू की। भैरव मंदिर पहुंचने पर एक व्यापारी ने पर्स पुलिस को सौंपा। व्यापारी सुरेश सिंह मेहर ने दिखा ईमानदारी। उन्होंने खुद पर्स पुलिस को दे दिया। पुलिस ने पर्स श्रद्धालु अरविंद को लौटा दिया। श्रद्धालु ने पुलिस और व्यापारी का धन्यवाद किया है। खोए हुए पर्स को पुलिस को सौंपा है। दरअसल कुछ श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने आए थे, उनका पर्स छूट गया था। धामी सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए एक और अहम योजना ला रही है। सल सखी नामक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के साथ ही बिलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रति बिल 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही कुल मिलने वाले राजस्व का एक अंश भी दिया जाएगा। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। ऋषिकेश में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने गगनदीप सिंह बेदी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने गगनदीप सिंह बेदी का सम्मान किया, जिसके बाद गगनदीप सिंह बेदी काफी खुश और गदगद नजर आए हैं। वहीं गगनदीप सिंह बेदी ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। पहले तो मैं इस नए सम्मान के लिए दिल की गहराइयों से उत्तरांचल पंजाबी महासभा ऋषिकेश के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ और पत्रकार बंधुओं का सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार जताना चाहता हूं। उन्होंने मुझे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में सदस्य रूप मनोनीत कर मेरा सिख समाज का भी गौरव बढ़ाया है। आयोग के सदस्य के रूप में अपनी ओर से सरकार की जन भावनाओं के अनुरूप अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की दिशा में आगे बढ़कर कार्य करूंगा। अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सरकार की भावना के अनुरूप अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रयास किया जाएगा। ऋषिकेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। बता दें कि श्यामपुर में बंगाली और गोयला नाला भी उफान पर है। गंगा भी चेतावनी रेखा से आधा सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्यामपुर के गढ़ी क्षेत्र में उफान पर आए गोयला नाले के रौद्र रूप को देखकर ग्रामीण डरे हुए हैं। करीब 400 परिवारों का संपर्क इस नाले के उफान पर आने से ऋषिकेश से कट गया है और
अस्थायी रूप से बनाया गया रैंप पुल नाले के उफान से क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। वहीं जेसीबी से नाले में बहकर रैंप पुल पर अटके पेड़ पौधों को हटाया और आवागमन की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। बिजली के खंभे भी झुक गए। वहीं प्रशासन की टीम ने ग्रामीण इलाकों में हुई आपदा का जायजा लिया। हल्द्वानी में 30 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए हवालबाग में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से अभ्यर्थी रवाना हुए। ये सभी अभ्यर्थी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण योजना के तहत तैयार किए गए हैं। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों और वीरांगनाओं के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सेना, नेवी, वायुसेना, अर्धसैनिक एवं पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रवाना होते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय मनराल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी। पहला कोर्स हमने 7 अप्रैल से स्टार्ट किया था, जो एक पायलट योजना के अंतर्गत था। 7 अप्रैल से 1 जून तक इसमें 16 बच्चे थे। ये 16 बच्चे अभी जो 30 जून को भर्ती हो रही है अग्निवीर की, उसमें मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं 14 या 15 बच्चे उसमें ये बैठेंगे और हो सकता है मैक्सिमम जो बच्चे हैं निकल भी जाए, क्योंकि हमने उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी दी है। जो सेकेंड कोर्स है वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है अभी और 10 अगस्त तक चलेगा। उसमें से करीबन उसमें 14 बच्चे हैं। कुछ और आने की उम्मीद है, क्योंकि 30 जून को जो एक एग्जाम है, 30 जून से करीबन 4 जून तक रिटन एग्जाम है, इसमें ये अधिकांश बच्चे गए हैं और उसके बाद हमको और बच्चे मिलने की उम्मीद है। लोगों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग अल्मोड़ा जिले के अलग अलग ब्लॉकों में वहां की जलवायु के अनुकूल करीब 2 लाख उन्नत प्रजातियों के फल पौधों का रोपण करेगा। सरकार संचालित अलग अलग योजनाओं में चयनित क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि पर पौधे लगाने को विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 15 जुलाई से अगस्त तीसरे सप्ताह तक ये पौधारोपण अभियान चलेगा, जिसमें कागजी और बड़े नींबू के पौधे, अमरूद, आम सहित कई पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग स्कूलों, सरकारी कार्यालयों की खाली भूमि और इच्छुक ग्रामीणों को भी 72,600 पौधे उपलब्ध कराएगा। ये पौधे अलग अलग समय जैसे हरेला पर्व आदि अवसर पर लगाए जाने हैं। विभाग ने पौधे लगाने को स्थान और किसानों का चयन सहित सभी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में जैसे कि बागवानी विकास की अपार संभावनाएं हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा वर्षाकालीन फल पौध वृक्षारोपण अभी किया जाना है जो जुलाई माह से, तो इसमें हमने एक रणनीतिक तौर पर काफी अच्छी तैयारी कर ली है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये हमें मार्गदर्शन मिला है कि इस बार जो है चूंकि बरसात का जो समय है वो थोड़ा सा मानसून जो आया है थोड़ा पहले आ गया है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने पूरा एकदम रणनीति तैयार कर रखी है, जिसमें हम लोग जो है 1,06,165 पौधे इस बार जो है हम जो हमारा रेनी सीजन है उसमें हम लगाएंगे, जिसमें हमारी जिला योजना के माध्यम से भी हम लोग फल वृक्षों का रोपण करेंगे। नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा उठान की समस्या को लेकर कांग्रेस ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जनता को रोजाना गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
देखिए, ये नगर निगम जब चुनाव हो रहे थे, आप सबको भी याद होगा कि इनके जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि 1 महीने के अंदर कूड़े का जो निस्तारण है वो सही से किया जाएगा। ये जो नालियां चौक होती हैं जहां पे पानी रुकता है और सीवेज की व्यवस्था दुरुस्त करने का जो है कार्य किया जाएगा। आज 4 महीने से भी ज्यादा का जो है समय बीत चुका है, लेकिन कूड़े का निस्तारण भी बिल्कुल जो है जस का तस पड़ा हुआ है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जहां पर एक दिन भी कूड़ा रखना मुश्किल होता है, वहां पर लोगों के घरों में 12-12 दिन के बाद जो है कूड़े की गाड़ियां पहुंच रही है। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है और ये दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।